चीर दिए जाओगे। औकात में रहना सीख लो, हैसियत में रहना सीख लो। बनारस जब समर्पण करता है, बनारस जब अपना प्यार देता है, तो भिखमंगे आदमी को भी सांसद बना करके प्रधानमंत्री बनाता है। और बनारस जब बगावत करता है, बनारस जब अपने भाईपन बनाता है, तो यकीन मानिए संसद और विधानसभा में बैठे हुए जो जल्लाद लोग हैं, उनका वही कुर्सी के नीचे कफन करने का भी ताकत रखते हैं। ये बनारस है गुरु, संभल करके रहना चाहिए। यहाँ ये लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, कोई MP MLA बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ने वाले कौम के लोग हैं। इतिहास है बनारस में, बनारस वाले मिश्रा जी का, इसलिए ललकार के आपके बीच में बोल रहे हैं। कोई घरों में छोटे टीवी रिमोट बदल करके और सूटकेस की पॉलिटिक्स, सूटकेस पॉलिटिक्स समझते हैं ना, पैसे की पॉलिटिक्स, पैसे का पॉलिटिक्स करने वाला आदमी नहीं हूं। घरों में टीवी रिमोट बदल करके खाली चैनल देख करके बोलने वाला आदमी नहीं हूं। बनारस के सड़कों पर सरकार से दोनों हाथ करने वाला नेता हूं। लड़ा हूं, लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। जिसके दिमाग में यह फितरत है कि बनारस को गूंगा और गुलाम बना देंगे, उनसे खुली आवाज में कहना चाहते हैं कि हम भी नजर से नजर और छाती से छाती सटा करके तुमसे लड़ेंगे। एक कदम भी पीछे नहीं जाएंगे। हमारे नेता यहाँ पर, हमको तो आप सुनते रहते हैं, हम सुनेंगे, लेकिन जो सब आपको बता दें, सन 2005 का एक घटना, बनारस के अंदर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज के छात्रों का एक आंदोलन चल रहा था। मैं छात्र नेता हुआ करता था और यही मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। 30 सितंबर 2005 के सारे पेपरों को आके देखिएगा। जी बस। तो हम लोग कहीं भी लड़े, डरे नहीं, भागे नहीं। हमारे नेता यहाँ पर हैं, हमारे नेता को सुनिए, उनके मिजाज को सुनिए। हमारे दोनों नेता यहाँ उपस्थित है, मैं बाद में भी मिल लूंगा। बस खाली एक निवेदन है कि 7 तारीख को 6 नंबर का चुनाव चिन्ह बटन का बटन इस तरीके से दबाइएगा कि नफरतबाजों के कानों से खून निकल जाए और लोगों के दिलों में मजलिस का असर फैल जाए। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे बीच में वारिस पठान साहब हैं। बनारस की इस खूबसूरत आवाम को मेरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, चुनावी जलसा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 6 फेज चुनाव के खत्म हो गए हैं और अब एक आखिरी फेज बचा है जो 7 तारीख को है। जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को इस बनारस के हल्के से उतारा है, टिकट दी है चुनाव में खड़े होने के लिए, इसी तरह से इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी यहां से टिकट दी है। दायस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष शाह महराज साहब, और भले ही हम समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम हरीश मिश्रा बनारसी मिश्रा है।
के अपने मिश्रा जी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहां से ठहराया है। 388 शहर उत्तरी विधानसभा के प्रत्याशी है। इनका चुनाव चिन्ह है पतंग। पतंग तो उड़ेगी बनारस में इस मरतबा 7 तारीख को इंशाअल्लाह। उड़ाएंगे ना? अरे खामोश खाना वाला खा के आए कि नहीं? कहा नहीं खाया, मैं भी नहीं खाया, भूखे हुआ निकलता है। अभी एक चुनाव आ गया है। अभी इतने वर्षों से आप जिनको वोट देते आए, या आपके दरवाजे पे आएंगे, भीख का कटोरा लेके आएंगे, हमको वोट दे दो, हम इख्तियार की कुर्सी पर बैठेंगे, आपके लिए काम कर देंगे, कुछ करेंगे। मगर भूल जाओ मेरे भाई, कोई काम ये हमारे लिए नहीं करना चाहते हैं, ना करेंगे, क्योंकि नियत में ही नहीं है करना काम, क्योंकि इनको डर है कुर्सी का। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक की आवाज बुलंद करने में मानती है। ऐसी 10 कुर्सियों को हम लोग लात मार देते हैं, जहां हक की बात आ जाती है। हक की बात होगी। जब हमारे सदर ने सोचा था कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से, गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, हर कस्बे में हमारा ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम हुआ है, हमारी बॉडी तैयार हुई है। लोगों ने पूछा इस पर तो आप क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में जाकर? हमने जवाब दिया कि हमारा सबसे पहला तो मंशा ये है कि भाजपा की सरकार को हम हराएंगे और योगी बाबा को इस मरतबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। हम एजुकेशन पे बात करने आए, विकास का बात करने आए, विकास का काम करने आए हैं। और इतने सालों से जो हमारे वोट लेकर, हमारे वोट को अपने बाप की जागीर समझकर जो सत्ता में बैठे हैं, इनसे हमारा हिसाब लेने आए हैं। हमको हिस्सेदारी चाहिए। हमारे सदर ने कहा ये हिस्सेदारी की लड़ाई, बराबरी की लड़ाई, हमको भी हमारा हिस्सा चाहिए। अगर 19% वाले 7% वाले को यादव बना सकते हैं, तो क्या हमारे में इतनी काबिलियत, इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम भी यहां से चुनकर भेजे हमारे अपने भाइयों को? ऐसे गद्दावर नेताओं को यहां से चुनकर भेजे जो कभी हक की बात आ गई तो मुंह में दही जमा कर नहीं बैठेगा, लड़ेगा, लड़ेंगे आपके लिए, हक की लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए, इंसाफ की गुहार लगाएंगे आपके लिए मिश्रा जी जाकर। अभी उन्होंने बताया कि किस तरह से नोटबंदी के वक्त पे इन्होंने काम किया था, किस तरह जब कोविड का दूसरा काल आ गया तो उस वक्त इन्होंने काम किया था, क्योंकि उस वक्त योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। मेरे भाइयों दोस्तों, हमने हमारी आंखों से देखा। आज भी मैं गंगा घाट के ऊपर गया था, मैंने वहां भी कहा कि यही गंगा घाट है जहां पर हमने देखा है हमारे हिंदू भाई बहनों की लाशों को तैरते हुए कोविड के दूसरे काल में। उनको शमशान में जलाने के लिए लकड़ी नहीं दी गई थी, सोचो, थी नहीं योगी सरकार के पास। ये हालत कर दी थी इन लोगों ने। लोग इनसे सवाल करते हैं कि योगी जी इतनी सारी लाशों का जिम्मेदार कौन? तो योगी जी बात करते अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान, औरत जान। जवाब नहीं है इनके पास। हम सवाल करते हैं पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ती हुई महंगाई की तरफ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बनारस की मेरी आवाम, मेरे भाई बहन लोग जो यहाँ है, ये यहाँ पर स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में टांगे और घोड़ागाड़ी में तो नहीं जाते हैं ना, बैलगाड़ी में तो नहीं जाते हैं। हम सब जाते हैं मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में, उस पर पेट्रोल डीजल भी डालना पड़ता है। आसमान छू गया पेट्रोल डीजल का भाव। हमारी माँ बहनें जो घर में खाना पकाती है गैस के चूल्हे पे, पूछ लीजिए गैस के सिलेंडर का क्या भाव होगा। हम इनसे जब सवाल करते हैं कि मोदी जी कब ये भाव नीचे आएगा, इनके पास जवाब से ध्यान भटकाने के लिए फिर शुरू हो जाते हैं हमने सारे माफियाओं को जेल में डाल दिया। अरे सारे माफियाओं को जेल में डाल दिया तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जिन्होंने गोली चलाई, वो किसके थे लोग, किसने चलाई थी? और जाकर फिर ये भाजपा के नेताओं को मिलते भी है। और यकीन मानिए आज हिरासत में है, बेल तो नहीं होगी उनको, लेकिन जब भी बेल होगी बाहर आएंगे तो उनको फूल हाथ पिलाया जाएगा, मिठाई खिलाई जाएगी, उनको हीरो की तरह एक सम्मान था। तो कहां क्राइम कब हुआ है? मोदी जी ने कहा अब उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद कट्टे और बंदूक निकलना बंद हो गई, टोटल बंद हो गई। मैं कहा सही कहा मोदी जी, अब दिन दहाड़े निकल रहे।
दिन दहाड़े निकल रहे, कट्टे बंदूकों फायरिंग हो रही है रस्तों के ऊपर। देश का इतना बड़ा नेता, 3 टर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सुरक्षित नहीं है तो आप और हम क्या सुरक्षित है? फिर क्यों पे टंके बजाए जा रहे हैं? क्राइम खत्म हो गया, क्राइम खत्म, कुछ खत्म नहीं हुआ क्राइम। आज भी एनएसए का डेटा है जो बताता है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। डेटा है तो ये बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है, मोदी की मिनिस्ट्री का डेटा है जो ये साबित करता है, दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान भारत का सबसे तीसरा पिछड़ा हुआ गरीब राज्य बन गया। तीसरे नंबर पे आ गया उत्तर प्रदेश गरीबी के अंदर। मैं नहीं बोलता डेटा में, किसकी वजह से? हम तो नहीं थे सत्ता में, हम तो नहीं थे सरकार में। अरे इनकी गलत नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश की आज ये हालत बन चुकी है। हम बात करते हैं हिस्सेदारी, इनको हो जाता है तकलीफ। हम चाहते हैं कि हम हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग, हमारे दलित भाई, हमारे मुसलमान जितने भी हैं, सबके साथ जो इतने सालों से बेइंसाफी, उनको इंसाफ मिले। तो ये आपके पास आके आपको डराते, ये डराते हैं कि अगर आपने मनीष को वोट दे दिया तो भाजपा सरकार सत्ता में आ जाएगी। अरे कैसे आएगी? हलवा है क्या आ जाएगी बस भाजपा सरकार सत्ता में? मैं बताता हूं आपको जवाब क्या देना। जब आपसे कोई सवाल करे ना कि हम आपको वोट दे देंगे तो भाजपा सरकार सत्ता में आ जाएगी, तो उसको जवाब देना ये वाला कि सुन बेटा बैठ इधर, 2019 का जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आया था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे भारत में 3 जगह से चुनाव लड़ी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़े हैदराबाद से, हमारे अख्तर इमाम साहब लड़े बिहार से, महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से लड़े इम्तियाज जलील। 3 सीट पर हम सिर्फ लड़े, 3 में से 2 जगह पे हमको कामयाबी मिली। महाराष्ट्र, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जवाब देने में काम आएगा, बच्चे लोग ध्यान से बिठा के अंदर को चमट मारने का, बराबर समझाने का, सुनो प्यार वाली। औरंगाबाद में 23 साल भाजपा और शिवसेना का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, 23 साल से बैठा हुआ था गद्दे पे, हमने उसको हरा के बिठा के लात मार के बाहर फेंका शिवसेना वाले। हमने ताकत हराने की, इनमें ताकत नहीं है उनको हराने की। इनकी नपुंसकता की वजह से आज भाजपा सरकार सत्ता में बैठी है, तो ये पूरा डिगरा हमारे सर पे डाल रहे हैं। ये होनी चाहिए बात, इनको जवाब दो। संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते रहना चाहिए। आज अगर देश में आप देखिए किसी भी तरह की कोई भी आपदा आ जाए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा आ गया, मॉब लिंचिंग का मुद्दा आ गया, जिसमें हमारे दलित भाइयों को मारा गया, मुसलमानों को कभी जेएसआर के नाम पे मारा गया, कभी गाय के नाम पे काटा पीटा गया। जब कभी भी मजलूमों के न्याय की बात आई, उनको न्याय मिलना चाहिए, कोई आवाज नहीं उठाई, चाहे हिजाब का मुद्दा निकला। अगर आवाज किसी ने उठाई तो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अरे दादरी में बोले ओवैसी, बाबरी में बोले ओवैसी, मॉब लिंचिंग में बोले ओवैसी, CAA-NRC में बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक में बोले ओवैसी, हिजाब पे बोले ओवैसी, मजदूरों की लड़ाई लड़े ओवैसी, हमारे दलित भाइयों की लड़ाई लड़े ओवैसी, ओबीसी बैकवर्ड सबके लिए लड़ाई लड़े ओवैसी। सबके लिए अगर लड़ाई लड़े ओवैसी तो आपके वोट का असर भी तो ओवैसी हुआ ना। फिर ओवैसी को क्यों वोट नहीं? फिर ऐसे लट्टू ठेरों को क्यों वोट दें हम? क्या सिर्फ सत्ता में बिठाने के लिए? अब हम दरी नहीं बिछाएंगे किसी की, अब उनसे बिछवाएंगे दरी इंशाअल्लाह। हमको सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देते हैं। अरे ये भारत की खूबसूरती का सर्टिफिकेट है, मेरा भाई देखो यार, ये हरीश मिश्रा। अरे हमने कभी किसी जात पात के ऊपर कभी नहीं कहा किसी,
हम तो हमेशा सबको साथ में लेके जाने की बात करते हैं। हम पे ये इल्जाम ये भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो देश दुनिया देख रही है ना कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से और लड़ रहा है हमारा भाई हरीश मिश्रा लड़ रहा है। हम तो बोले कितने को टिकट दिया? अरे मिश्रा जी सुनिए, आप जीतेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से गुजरात में मैं गया था हमारी पार्टी के मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ने। 40 दिन वक्त था, 40 दिन हमने बॉडी तैयार करी, क्रिकेट को ढूंढा पूरी गुजरात में, तो हम जा भी नहीं सके। हमने 32 सीटों पे गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा, जिसमें हमने 11 हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों को टिकट दी। गूगल पे सब चेक कर सकते